चलिए, कहाँ तक ये आए थे, याद आ रहा है कुछ? यादों में, यादों के पलों में चले जाते शिमूजी शहर में, वहां की संस्कृति को अपनाए थे, झाड़ू पोछा स्वयं खुद करते थे, और खाते थे सेब, और क्या क्या खाया था, याद आ रहा है आपको? याद कीजिए। किसी को भी याद नहीं बहुत है? अच्छी अच्छी चीज खाई थी मैम हमने। अच्छा, अच्छी अच्छी चीजें खाई थी, तो कौन कौन सी चीजें खाई थी बताओ? चाहे मालक हो चाहे नौकर हो, सारे लोग एक जैसे काम करते थे, याद आ रहा है आपको? हम्म। मिल बांट कर सारा काम भी किया करते थे, सारा कार्य करते थे, और एक जैसा कार्य होता था सबका, है ना? अब देखते हैं कहाँ तक आए थे, कम से कम ये बता दो तो हम लोग आगे बढ़े। ये कार्य ये हुआ था हमारा, ये भी हुआ था, ये पति पत्नी जैसी बात करते हुआ था ना, याद आ रहा है आपको? जी मैम। हाँ, ये भी हुआ था। और फिर मच्छरदानी लगाई थी, गुड नाइट तक आए थे क्या हम लोग? गुड नाइट तक आए थे, ओया सुमी नासाई तक आए थे। जापान में उसे कहते हैं नेरू, यानी सोना, हमने आपको बताया था यहाँ सोना मना है। हम्म। हाँ मैम मतलब। हाँ। चलो, याद आ गया बेटी आपको कि हम कहाँ तक आए थे? हम्म। हाँ मैम। ओके, आगे बढ़े, आपकी आज्ञा है? मैम। ओके, बस अब तो गुड नाइट हो गया। और नाइट में तो आप सभी को पता है शांति शांति होती है, बस चारों ओर शांति, कोई किसी की नींद को खतरा नहीं करेगा, चाहे शहर क्यों न हो। सोने के समय बंद, श्मशान शांति फैलेगी। मित्रों, मैंने देखा, सोचा कि यह आदत उनको कितने दिन सिखाने से आई होगी। अब सही तो है ना, कि जो भी आदत हम लोगों को लग जाती, चाहे बुरी हो चाहे अच्छी, तो अच्छी आदत लगने में देर लगती है ना? और बुरी आदत तुरंत लग जाती है, फटाक से लगती है। और इसकी आदत तो बहुत बेकार है, ध्यान में रखिएगा, बार बार आपको इसी डिवाइस पर लेकर जाते हैं कि इसकी आदत बहुत बेकार है, मतलब जिसको भी इसका चस्का लगा ना, बस वो उतरता नहीं है, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन वो सोचने के लिए मजबूर हो गए टुकड़ो जी महाराज। और टुकड़ो जी क्या सोचते हैं कि इनको कितने दिन सिखाने में लगे होंगे, कि यह आदत इनको लगी, तो कितने दिनों तक ये सीखते चले गए होंगे। तो मेरा तो ये ख्याल रहा कि वहां के नेता, धर्मगुरु और जवाबदार लोगों ने पहले आदतें शुरू की होगी। सही तो बात है दोस्तों, कि जब तक हम लोग बड़े या नेता, गुरु या जवाबदार जो पर्सन होते हैं, वो जब तक इन आदतों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक ये आदतें हम लोगों को नहीं जड़ सकते। यदि हम अपने मम्मी पापा की ओर देखें तो एक किसी का माइक ऑन है बेटिया, प्लीज, ये बैकग्राउंड साउंड अच्छा नहीं लगता है, ये बैकग्राउंड म्यूजिक को बंद कर दीजिएगा जरा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बंद हो जाए। हाँ जी, या बैकग्राउंड साउंड बंद कर दीजिएगा। शुभांगी का चालू मैम। शुभांगी, आपसे गुजारिश है बिटिया, आप आपका माइक ऑफ कर दीजिएगा ताकि आए बैकग्राउंड। ओके। सॉरी मैम। तभी तो, मतलब देखिएगा कि जैसे बड़े लोगों को आदत हो जाती है ना, तो वो बड़ों की आदत अपने आप छोटे ले लेते हैं। तो ये बड़े से तात्पर्य क्या है, नेताओं से, धर्मगुरुओं से, और जो जिम्मेदार पर्सन होता है ना, तो उनको ये पहले आदत लगनी चाहिए, है ना? तो जब तक उनको ये आदत नहीं लगती, तब तक ये आम जन जो है, सर्वसाधारण लोग उसे आत्मसात कैसे करेंगे? तभी तो सारे लोगों में ये फैली है, मतलब ये जो आदत है, ये पहले नेता में, धर्मगुरु में, जवाबदार लोगों ने ये आदत शुरू की होगी, और तभी ये सारे लोग फैल चुके, तभी ये आदतें सारे लोगों तक चली गई। नहीं तो सबकी उड़ाने वाले यही तो होते हैं, और जो बड़े कहे जाते हैं, वे छोटो लोग करे तो करने नहीं देते हैं, और खुद भी निकम्मे रहने से कर नहीं पाते। ऐसा भी एक समाज है बेटा, कि जो कुछ काम नहीं करता, खुद तो काम नहीं करते, दूसरों को भी नहीं करने देते, आपने देखा होगा।
कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यक्ति खुद कुछ भी नहीं करता, एक पल भर के लिए भी काम नहीं करता और वो के लिए भी वह एक परेशानी हो जाता है। ठीक वैसे ही या मतलब हर एक क्षेत्र में होता है, हर एक क्षेत्र में। और यहाँ पर भी यदि बात करते हैं शिमजू शहर की, तो शिमजू में भी एक ऐसा व्यक्ति है कि जो खुद काम नहीं करता है, औरों को भी काम नहीं करने देता, खुद तो निकम्मा रहता है लेकिन दूसरों को वह निकम्मा नहीं रहने देता। और इसलिए यहाँ तो उन्हीं के दिल में पहले आया होगा या नहीं लाया होगा। तब तो ये सारे लोग बम के जरिए नष्ट हो जाने पर भी इतने ऊंचे उठे हैं कि पता ही नहीं चलता कि किसने कितने को बिगाड़ा होगा। दोस्तों, काम बिगाड़ने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है काम बनाने वालों से। आपका क्या ख्याल है इसको लेकर कि काम जब बनता है, मतलब देखिएगा कि यदि इस बिटिया की शादी तय हो जाते हैं ना, तो उस शादी को बनाने वाले लोग बहुत कम होते हैं, बिगाड़ने वाले लोग ज्यादा होते हैं। ध्यान में रखिएगा। कैसे? नहीं, वो तो पढ़ी लिखी है, सुशील लड़की है, दिखने में भी सुंदर है, लेकिन कॉलेज में जाती है तो जरा मटक के जाती है। अरे यार, मटक के जाती मतलब वो शिष्टाचार में रहती है, लेकिन नहीं, बस उसकी और बिगाड़ने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है। हाँ, वो तो कॉलेज में जाती है, कॉलेज में पता नहीं क्या क्या गुलछरे उड़ाती है, लेकिन कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती है, 2-4 बुक्स पढ़ती है तो अपने घर का ख्याल रख सकती है। ये लोग ये नहीं जानते, समझते नहीं है। इसलिए जो लोग कार्य को बिगाड़ने में आमादा होते हैं उनकी ओर हमने नहीं देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने देखा, तुकडोजी महाराज ने जो सोचा, उनके सोचने के पश्चात जो निष्कर्ष पर वो उतर आए, उनका निष्कर्ष निश्चित तौर पर यह था कि समाज में एक घटक भी ऐसा होता है, अंग प्रत्यंग समाज को आगे ले जाने के लिए होता है। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जो समाज को एक और ले जाने के लिए आमादा होते हैं, समाज को हानि पहुंचाने के लिए आमादा होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने जो सोचा, जो देखा, जो फील किया, उसे उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति किए। यहाँ तक क्लियर हुआ? आपकी आज्ञा है बिटिया, आगे बढ़े हम लोग। जी मैम। ओके ओके, गुड। अब देखिए क्या है उनके पास, छोटे छोटे घर, छोटी छोटी खेतियां, मन माने पानी, समुद्र का साथ, अन्न की पूर्ति के लिए मच्छियां या और भी कुछ प्राणी। मैं उनसे पूछना चाहता था कि क्यों भाई तुम मच्छियां क्यों खाते हो। देखिए ना, एक सवाल कर लिया टुकड़ों जी ने उनको कि अब देखिए उनके पास क्या है। छोटे छोटे उनके घर हैं, छोटी छोटी उनकी खेतियां हैं, मतलब छोटे छोटा एरिया, और जिसके साथ वो खेतों में बांट दिया गया है, और मन माना पानी समुद्र के साथ, अन्न की पूर्ति के लिए मच्छियां या और भी कुछ प्राणी। मैं उनसे पूछना चाहता था कि क्यों भाई तुम मच्छियां क्यों खाते हो, लेकिन पहले पूछा, कहो अगर मांसाहार देश से बंद करे तो अन्न की पूर्ति होगी। अब इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, इस वाक्य से क्या प्रतीत होता है कि पूछना चाहता था लेकिन पूछ नहीं पाए। क्यों नहीं पूछ पाए? क्योंकि उनको पता था कि उनकी खेती छोटी थी, मनमाना पानी था, और वो भी समुद्र का। आपको पता होगा कि समंदर का पानी खारा होता है, और समंदर का पानी खारा होने के साथ वो खेती के लायक कतई नहीं होता। समंदर की पानी में कौन सी खाद उपजती है आप सभी लोगों को पता होगा। यदि समंदर में हम लोग चले जाते हैं तो वहां पर कई लोग होते हैं कि वहां पर तमाकू लगाते, सुरती जिसे कहा जाता है ना। मतलब केरल की जो भूमि है, केरल शापित देश के रूप में माना जाता है, आपको पता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन केरल की जो भूमि है वो शापित भूमि के रूप में अपनाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था। उसकी भी एक कहानी है, हम लोग जैसे समय मिलेगा उस हिसाब से आपको बता देंगे। लेकिन समुद्र पर की जो खाद होती है वह अलग होती है, वहां पर दूसरे प्रकार की खेती कर दी जाती है। लेकिन जब हम लोग सुरती को लगाते हैं, जब हम लोग तंबाकू को लगाते हैं, तो ऐसी तंबाकू जो सब देश को विनाश की ओर ले जाती है। तो समंदर कैसे उसे प्राप्त करेगा? समंदर की लहरियां बहती है, और उस जो जहर है, मतलब तंबाकू एक जहर है,
है ना, मतलब जहर ही माना जाएगा उसे। जहर क्या, तो मतलब वो खत्म कर देती है मनुष्य को। हम लोगों ने देखा होगा कि जैसे तम्बाकू की पुड़िया होती है ना, उस पर भी लिखा होता है ये जहर है। मतलब एक शॉर्ट टाइम जहर जो मनुष्य लेता है, ग्राइंड करता है, तो उसे मनुष्य उससे खेती करता है ना। लेकिन जब उसे बचाने की बात करते हैं तो उसे नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हम लोग लगा देते, तो समुद्र से जो तूफान आता है सच्चे तौर पर उसकी खेती को नष्ट करने पर आमादा हो जाता है। यहाँ पर जब वो खेतियां लगाते हैं, छोटे छोटी खेतियों में खेती करते हैं, मनमाना पानी वहां पर है, लेकिन समुद्र का पानी है। अन्न की पूर्ति के लिए अन्न की पूर्ति नहीं हो पा रही है, और इसी कारण वो क्या खाते हैं, मच्छी खाते हैं, और मच्छी की वजह से अन्य प्राणी भी खाते हैं। मैं उनसे पूछना ही चाहता था कि क्यों भाई, तुम मच्छियां क्यों खाते हो? लेकिन पहले पूछा, कहो अगर मांसाहार देश से बंद करे तो अन्न की पूर्ति होगी? तब एक ने कहलवा दिया, लोग भूखे मरेंगे, क्योंकि इतना अन्न तो हमारे देश में नहीं होता। तब तो मुझे चुप रहना पड़ा। अब देखिएगा कि चुप्पे भी साध नहीं पड़ी, क्योंकि इतना अनाज तो हमारे देश से आता नहीं है, और इतना देश, हमारे देश से इतना अन्न यदि नहीं है तो कैसे लिए लोग जी पाएंगे? यदि वो समंदर के उन प्राणियों पर भी डिपेंड नहीं करेंगे, मच्छियां भी नहीं खाएंगे, मछलियां भी नहीं खा पाएंगे, वहां के जीव जंतु को भी नहीं खाएंगे, तो जीवित कैसे रहेंगे? फिर तो पूरे देश का उत्थान नहीं होगा, बल्कि देश में विघटन हो जाएगा, देश में परिवर्तन हो जाएगा, और जिस परिवर्तन के कारण देश पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। समंदर के किनारे, अब समुद्र के किनारे क्या होता है देखिएगा, समुद्र के किनारे सुंदर सुंदर पर्वत, विशाल वृक्ष और रंग बिरंगे फूलों से भरी क्यारियां। कितना मनमोहक दृश्य है यहाँ का। मगर ये सब लोग उद्योगी है, इसलिए शोभा देता है। अगर ये लोग निकम्मे होते तो ये सब पर्वत वृक्ष खाने को दौड़ते हैं, और ये समुद्र अपना विशाल मुख फैलाकर बैठता कि आओ उद्योगी को मैं खाता हूँ। देखिए कितनी बड़ी वास्तविकता वाली बात उन्होंने यहाँ पर जिक्र करवा दी कि समुद्र के किनारे सुंदर पर्वत है, विशाल वृक्ष है। अब हम लोग देखते हैं कि कितने बड़े बड़े पर्वतों को नष्ट किया जा रहा है, वहां पर रास्तों का निर्माण किया जा रहा है। इतना ही नहीं, तो जो बड़े बड़े वृक्ष होते थे उन वृक्षों को भी तोड़ा जा रहा है। चलिए हम लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं तो दिखाई देता है कि बड़े बड़े जो विशाल का ऐसे वृक्ष थे जिनकी जटें बहुत बड़ी थी, उन बड़े बड़े वृक्षों को नष्ट किया जा रहा है। किस कारण? क्योंकि उद्योग के कारण। हर जहां नहीं वहां पर हम लोग उद्यमशीलता को अपनाते चले जा रहे हैं, और जिस कारण हम अपने देश की प्रकृति को पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं। अब देखिएगा इस समुद्र है, और समुद्र के किनारे होने वाले सुंदर से पर्वत, विशाल वृक्ष और रंग बिरंगे फूलों से भरी हुई वो क्यारियां, कितना मनमोहक दृश्य है वहां का। लेकिन ये सब लोग उद्योगी है, मतलब हर कोई व्यक्ति अपना उद्योग कर रहा है, कोई भी निकम्मा वहां पर दिखाई देता, और इसलिए वहां की शोभा है। अगर ये लोग निकम्मे होते तो ये सब पर्वत और वृक्ष खाने को दौड़ते। यदि वो अपना कार्य नहीं करते तो क्या करते? वहां के फूलों को तोड़ते और बेच जाते किसी बाजार में जाकर। मतलब देखिएगा वहां से भी उन्होंने उद्योग शुरू कर दिया, फूलों को तोड़ा, खींचा, सींचा और वो बाहर लेकर बिक कर, मतलब उस वृक्ष को खाने के लिए दौड़ते। यह समुद्र अपना विशाल मुख फैलाकर बैठता, और ये जो समुद्र है वो अपना विशाल मुंह खोल कर बैठता और कहता कि आओ उद्योगी को मैं तुम्हें खाता हूँ। और इस सुंदरता को कोई समझता ही नहीं। तब तो सुंदरता का कोई महत्व क्या मतलब? भाई आदमी जब चिंता से निश्चिंत हो, कपड़ों से, शिक्षण से, आदर से जब उन्नत होता है तभी का अनुभव करता है। नहीं तो एक बीमार या भूखे को या कफल्ले को कहे कि कितना सुंदर और यहाँ की क्यारियां। देखिएगा कितना प्यारा और मार्मिक चित्रांकन किया गया है यहाँ का, कि जिस प्रकार से यदि हम लोग देखते हैं कि हर किसी मोड में यहाँ का समंदर कितना प्यारा है, यहाँ पर बेलाएं हैं, और खास तौर पर क्यारियां, जो सुंदर समंदर यहाँ का है वो क्या क्या देता है। क्या मतलब? भाई आदमी जब चिंता से निश्चिंत होता है, कपड़े से, घर से, शिक्षण से, आदर से, और जब उन्नत होता है तभी का वो अनुभव करता है। अब देखिएगा कि किस प्रकार से वो
कट रहा है यहाँ पर सामने। इतना हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा है ना, आप इधर करो, छोटा करो। हाँ ठीक, ओके, थैंक यू। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? यहाँ तक क्लियर हुआ? आपकी आज्ञा है आगे बढ़े हम लोग? यस मैम। ओके, वेरी गुड। अब देखिए क्या कहना चाहते हैं कि इनको मतलब देखिएगा कि जैसे कि सुंदरता को यदि हम लोग नहीं समझ पाए तब सुंदरता का क्या मतलब। भाई आदमी जब चिंता से निश्चिंत होता है, अन्न से, कपड़ों से, घर से, शिक्षण से, आदर से जब उन्नत होता है तभी ना तो सुंदरता का अनुभव करता है। अब चिंता चित्ता का कार्य हो जाती। देखिए कितनी बड़ी और वास्तविकता भरी बात कही। यहाँ पर इस वाक्य को लेकर आपके मन में क्या कोई प्रश्न उत्पन्न हो रहा है? भाई आदमी जब चिंता से निश्चिंत होता है, अन्न से, कपड़े से, घर से, शिक्षण से और आदर से जब उन्नत होता है तभी ना तो सुंदरता का अनुभव करता है। ये वाक्य मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कोई है जो आप में से जो हमें इस वाक्य की गहराइयों को समझा पाए? स्क्रीन आपके सामने है, कोई भी जिसे आता है वो बात करेगा। कोई भी बेटा, जो भी जिसको भी आता है जो बोल पाए। मीटिंग कट गई क्या? हमारी आवाज तो आ रही है? जी मैम आवाज आ रही है। हाँ, तो फिर एकदम आप लोग स्टॉप हो जाती है तो क्लियर नहीं होता है। क्या आप समझा पाओगे बिटिया इस वाक्य के अर्थ को? भाई आदमी जब चिंता से निश्चिंत होता है, अन्न से, कपड़े से, घर से, शिक्षण से और आदर से जब उन्नत होता है तभी ना तो सुंदरता का अनुभव करता है। इस वाक्य से क्या तात्पर्य है? मैम वो आदमी को अगर किसी और की मतलब किसी का टेंशन ना हो और उसके पास कपड़े पैसे और उत्पन्न हो ज्यादा हो तो उसको किसी की चिंता ना हो तो वो ज्यादा ही। हेलो। हाँ जी बोलिए जी। मंगला, मंगला आपकी आवाज आ रही बिटिया, बोलो। मैम उसे किसी बात की चिंता ना हो, अगर उसके पास पैसे बहुत हो, उसके शिक्षण के घर हो खुद का और कपड़े, वैसे उसकी किसी की चिंता ना हो, आगे उसको दुनिया सुंदर ही दिखती है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। देखिए इसी प्रकार का वाक्य यदि आपको आरसी के रूप में पूछा जाता है, संदर्भ स्पष्टीकरण के तौर पर पूछा जाता है, तो आपको ये सारी बात बतानी आनी चाहिए। इसलिए आपका राइट मतलब एक शब्द को भी ड्रॉप आउट नहीं कर रहे हैं ना आपके पास, इसीलिए बुक को भी छोड़ दिया है कि आप सभी चीजों को समझे बहुत अच्छे से। तो जब वह आदमी चिंता से मुक्त हो जाता है, टेंशन फ्री हो जाता है, फिर वो टेंशन किस चीज का होता है? सबसे पहले आवश्यकता है तो उसको कब खाने की, है ना, अन्न की चिंता होती है, फिर वो क्या पहने, कपड़ों की चिंता होती है, फिर घर के, फिर उसके पास घर नहीं होता है तो फिर शिक्षा के। और जब उसकी ये चार मूलभूत आवश्यकताएं पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है और जब समाज उसे रिस्पेक्ट देने लग जाता है, तो आदर से जब वो उन्नत होता है तभी तो वह सुंदरता का अनुभव करेगा। नहीं तो वो घिसपेट ही रहेगा कि यार मुझे खाना नहीं मिला, मुझे कपड़े नहीं मिले, मुझे घर मेरा अच्छा नहीं है, मुझे तो यही शिक्षा प्राप्त करना चाहिए था। तो इन सभी झंझटों में, इन सभी मुश्किलों में, इन सभी समस्याओं में, इन सभी स्ट्रेस में यदि जब वो व्यक्ति रहता है तो बाहर की सुंदरता कितनी भी सुंदर हो,
बाहर की दुनिया कितनी भी सुंदर हो उसका फील ही नहीं कर पाएगा। लेकिन जब वह भाई के पास या आदमी के पास जब कोई चिंता ही नहीं रहेगी, न अन्न की, न कपड़े की, न घर की, न शिक्षा की, बल्कि पूरा समाज उसे आदर से उन्नत करेगा, और तब वह मनुष्य उस सुंदरता को प्राप्त कर पाएगा। क्लियर हुआ? जी मैम। ओके। नहीं तो एक बीमार या भूखे को या उद्योगहीन कपल लोग को कहो कितना सुंदर समुंदर और यहाँ की फूल भरी क्यारियां हैं, तब वो कहेगा चूल्हे में डालो तुम्हारी सुंदरता, हमें तो पेट की पड़ी, आपको तो सुंदरता दिखती है। कितनी वास्तविकता भरी बात है, देखिए कि आपने ये कितनी वास्तविकता, कितनी यथार्थता है ना। मतलब जिसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो वो क्या बाहर की सुंदरता को अपनाएगा, कैसे वो समुद्र की सुंदरता को अपनाएगा, कैसे वो फूल भरी क्यारियों को अपनाएगा, नहीं अपना पाएगा। और जब वह व्यक्ति अपने पास उसे सब कुछ मिल जाता है, कोई बीमार होता है, कोई भूखा होता है, जिसके पास उद्योग नहीं है, कोई कफल मतलब बहुत टेंशन में है, तकलीफ में है, ऐसे व्यक्ति को यदि हम समंदर की सुंदरता को दिखाते हैं, फूल भरी क्यारियों को दिखाते, तो उसका आंसर यही होगा, चूल्हे में डालो तुम्हारी सुंदरता, हमें तो पेट की पड़ी और आपको सुंदरता दिखती है। कितना मार्मिक वाक्य है दोस्तों यह। और मैं यह इसलिए कह रहा हूँ, उद्योगशील देश इस सबका लाभ देता है और वह उसको लेना लाजमी है। फिर भी चीज की कोई विशेषता तो होती है, उसे कौन छिपाएगा, इसलिए मैंने यहाँ का वर्णन किया। देखिए, आपको अर्ली मॉर्निंग में ही हमने एक प्रश्न दिया था, शायद आप उस प्रश्न को समझ पाए होंगे। शिमूजी शहर का चित्रण कीजिए, तो यहाँ तक उसके चित्रण की बात आती है। अब राष्ट्र निर्माण की यदि बात करते हैं, तो यहाँ से राष्ट्र निर्माण, प्रार्थना मंदिर, संप्रदाय क्या है, तो यहाँ से क्लियर हो गया यहाँ तक आपको सभी लोगों को। आपकी आज्ञा है बिटिया आगे जाने की? यस मैम। ओके, थैंक यू। अब देखिए कि जो सुंदरता है, उद्योगशील देश है, तो वह उद्योगशील देश ही सबका लाभ देता है और उसको लेना लाजमी भी है। फिर भी चीज की कोई एक विशेषता तो होती है, उसे कौन छिपाएगा। अब इतना बड़ा सुंदर समंदर है, इतनी सुंदर की फूलों की क्यारियां है, तो वो छिपाने से थोड़ी छिप सकती है। तो इसे तो हमें देखना ही पड़ेगा और मुझे तो वर्णन करना ही था, क्योंकि देखिए जब हम बात करते हैं शिमोजी शहर की या पूरे जापान की, तो पूरे जापान का चित्रण करना, वर्णन करना एक उत्तरदायित्व बन गया तुकोजी महाराज का, और जिस कारण उन्होंने यहाँ पर उसका वर्णन किया। अब मैं ये सोच रहा हूँ, यहाँ के लोग अलग अलग प्रार्थना का मंदिर और संप्रदाय क्यों नहीं बना बैठे। तब मैंने देखा कि इनकी सबकी दृष्टि राष्ट्र निर्माण में अधिक लगने के कारण पंथ और पक्ष में इनका ख्याल कम गया। नहीं तो इनमें भी समझदार लोग कम है, ऐसा नहीं। अच्छे अच्छे विचारवान है, बड़ी गंभीरता से सोचते रहते हैं, मगर जो एक दफा किसी ने आदत का पहलू डाल दिया और उनके तत्व सबको मंजूर हुए हैं, बस उसी के तरफ हम झुक गए। अब नए ढंग की उनको जरूरत नहीं लगी और उनमें है भी कुछ पंथ, मगर वे सिद्धांत के। ऐसा रहने से माला के लिए, तिलक के लिए, देवता के लिए झगड़े नहीं होते। वे अपना कार्य उन लोगों के तरफ सौंपे है जो इसका विचार करे। वे धर्म को अपना व्यापार नहीं मानते और न मानना चाहिए। धर्म भी राष्ट्र की तरक्की ही सोचता रहता है, इसलिए राज्य और धर्म के एक साथ चलते हैं। मैं यह अभी तक पता नहीं कर सका कि धर्म निर्णय से राज्य चलता है या राज्य के नीचे धर्म की नीति चलती है। देखिए, राज्य और धर्म मतलब राष्ट्र निर्माण और धर्म निर्माण, इन दोनों के बीच में कौन सी ऐसी बात होती है, किस प्रकार से देवता तिलक के लिए, मालाओं के लिए, ये कल ही की तासिका में भी हमने आपको बताया था कि ये जो झगड़ा है यह केवल मनुष्य का झगड़ा है ना। कि मैं तिलक लगाता हूँ, मैं माला फेरता हूँ, है ना, मैं तिलक भी नहीं लगाता, मैं माला भी नहीं फेरता, है ना, मैं तो उस निर्गुण निराकार ईश्वर के दर्शन करना चाहता हूँ। तो ये सारे झगड़े केवल मनुष्य के बनाए हुए हैं, लेकिन देवताओं के बीच में कोई झगड़े नहीं है। ये तो उन्हीं लोगों के लिए उन्होंने सौंप दिया है, इन्हीं लोगों के लिए धर्म प्रवर्तक लोगों के लिए छोड़ दिया है, और इसी कारण राज्य और धर्म एक साथ चलते हैं। और अभी तक भी वो पता नहीं कर सके कि धर्म निर्णय से राज्य चलता है या राज्य के नीचे धर्म की नीति चलती है। यहाँ तक क्लियर हुआ?
यहाँ तक क्लियर हुआ? बिटिया बीच बीच में बोलते जाइएगा आप लोग, अदरवाइज हम मतलब हमें भी प्रश्न चिन्ह उपस्थित होता है कि क्या मेरी बच्ची समझ रही है नहीं। यस मैम, वेरी गुड। चलिए, अगर सच्चे धर्म निर्णय से राज्य चलता तो युद्ध की तैयारियां नहीं होती, और यदि तैयारियां नहीं करते तो दूसरे भी इनके ऊपर बम नहीं डालते। अब देखिए किस प्रकार से बम डालने वाली बात यहाँ पर की जा रही है ना, धर्म निर्णय की बात की जा रही है, युद्ध की तैयारियों की बात करती जा रही है। तो अगर सच्चे धर्म निर्णय से राज्य चला करते तो कहीं न कहीं यहाँ पर धर्म निर्माण के पीछे होने वाली जो युद्ध की तैयारियां हैं वो युद्ध की तैयारियां नहीं होती, और दूसरे भी इसके ऊपर बम नहीं डालते, क्योंकि जब पता चलता कि ये द्रोह के लिए तैयार नहीं होते तब उन पर बम क्यों डालते हैं। अगर ऐसा रहता तो धर्म के सच्चे अर्थ का भी इनको पता चलता, मगर ये धर्म राज्य के हाथ जाने से इन सबको तैयारी करनी पड़ी। और फिर सवाल आया कि तुम बड़े कि हम। अब यह सवाल दूसरा हो गया। मेरा तो कहना है कि जहाँ का धर्म अपनी धारणा के सिद्धांत को भूल जाता है वही राज्य के मार्फत चलता है, और धर्म अलहिदा और राज्य के निर्णय अलहिदा होते तब तो सिर्फ लड़ना ही लड़ना रह जाता। मतलब देखिएगा कि यहाँ पर उन्होंने राज्य के जो निर्णय है, राज्य के जो संघर्षकारी व्यवस्था है उसके खिलाफ बात की, कि किस प्रकार से कि उन्होंने बताया शांति से, है ना, शांति का कहीं और किसी को ठिकाना नहीं लगता, इसलिए ये लोग बड़े परेशान से दिखाई देते हैं। धर्म और राज्य की बात जब हम लोग करते हैं तो धर्म निर्णय से यदि राज्य चलता, धर्म के साथ राज्य यदि चल पाता तो सारे धर्म इकट्ठे हो जाते हैं, और सारे धर्म वाले ये मेरे धर्म को अपनाओ मेरे धर्म को अपनाए, और इस प्रकार से धर्म और राज्य के बीच में बहुत बड़ा तहलका मच जाता, और फिर शांति का कहीं किसी और ठिकाना नहीं रहता, और सारे लोग परेशानी के ओर पर दिखाई देते हैं। यो तो इनकी दिनचर्या अपने देश के लिए अति सुंदर है, बड़े उद्यमी लोग हम लोग देख चुके हैं। इसकी जो दिनचर्या है यहाँ के लोगों की, कौन कौन सी दिनचर्या को देख लिया हमने, आपको याद आ रहा होगा। आदमी तो है ही मगर लड़कियां भी बड़ी चप्पल। मैं तो देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि इतनी कोमल बदन की और इतनी शान से अति सुंदर लड़कियां इतना कठोर काम कैसे करती हैं और कितनी दिलचस्पी से लगी रहती है, जैसे कि उन्होंने उन लोगों की सेवा करने का स्कूल में शिक्षण ही लिया हो। बूढ़ों के साथ हो या नौजवानों के साथ उतना ही प्रेम, उतना ही अदब, उतनी ही चपलता सबके लिए। अब देखिएगा इस शिमूजी शहर का जो चित्रण उनको करना था, जो उन्होंने देखा था यात्रा करते समय, वह बस यहाँ तक खत्म हो गया। इतना क्लियर हो गया आपको? आपसे कोई आवाज नहीं आ रही है बिटिया? जो भी हो बस एस या नो की आवाज दीजिए कीजिए। हाँ जी, जी मैम। आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस मैम, आगे बढ़िए। ओके, देखिएगा कि हम शिमूजी शहर को देख चुके हैं, और शिमूजी शहर को दिखाने से पूर्व हमने आपको बताया था कि हमारा ये जो शिमूजी शहर है कितने, देखिए 22 जुलाई 1955 की सुबह को हम लोग स्टार्ट किए। ओके, अब 22 जुलाई 1955 की जो शुरुआत हमने की थी, अब देखिए अब फिर से एक बार हम 23 जुलाई की बात करते, एक दिन में इतनी सारी घटना घटित हुई, और उसे समझने के लिए हमें पूरा एक वीक लग गया, पूरा एक सप्ताह लग गया। अब हम लोग चलते 23 जुलाई 1955 के दिन को देखते हैं। बस अब परिषद का दिन निकला। अब देखिएगा कि उस परिषद के दिन को हम लोगों को देखना है, सबके पास खबर पहुंच गए, मेरा भाषण पहले होगा। मेरा भाषण क्या, किसका भाषण? स्वामी विवेकानंद जी का। तुकडोजी महाराज, तुकडोजी महाराज, किसके भाषण की बात? संत तुकडोजी महाराज। वेरी गुड, संत तुकडोजी महाराज के भाषण की बात कर रहे हैं। फिर लगी देखने की धूमधाम।
और देखो जैसे भाषण लगता है ना, तो भाषण के तौर पर कैसे सारे लोग इकट्ठे हो गए, झुंड पर झुंड इकट्ठे हो गए। दूर से देखे, क्योंकि मुझसे बोल तो नहीं सकते थे, लेकिन देखते ही दिल बड़ा प्रसन्न सा दिखता था उनका, क्योंकि मेरे इतना पूरा ऊंचा पहलवान और लंबी मूंछ वाला सीधा साधा कपड़े वाला मैं ही अकेला वहां पर था। मतलब देखिए कि सीधा साधे थे। अपने स्टार्टिंग में जब दिखाई आपको, तो लंबे मूंछ आपको दिखाई दी और सीधे साधे कपड़े भी दिखाई दिए। यदि आपको लगता है तो आप लोग गूगल पर चले जाइएगा और तुकड़ोजी महाराज का दर्शन कर लीजिएगा। आज 9 बजे मुझे जाने के लिए बुलावा आया, अभी 9 बजे है ना, अर्ली मॉर्निंग के 9 बजे मुझे जाने के लिए बुलावा आया। पहले उनकी प्रार्थना मंदिर में। अनानायक्यू धर्म संस्था के संस्थापक, मतलब अनानायक्यू जो एक संस्था है, तो वहां के जो संस्थापक है, मतलब जो फाउंडर होते हैं, श्री नाकानो का जन्मदिन था और इसलिए प्रार्थना को हम गए थे। देखिए बर्थडे है एक नाकानो करके व्यक्ति का, चूंकि वह फाउंडर है अनानाइक्यू इस संस्था के फाउंडर रहे नाकानो के। और नाकानो का आज क्या था, तो बर्थडे था। बस अपनी अपनी कतार में बैंड बाजा वाले, प्रार्थना के पुजारी भी एक लाइन में, वहां का अध्यक्ष भी अपनी शानदार ड्रेस में, आम जापानी अपने खड़ाव जैसे जूतों को लाइन में बाहर लगाकर अंदर बैठे थे। बड़ा कड़ा अनुशासन, जरा भी चू चा नहीं। और देखिएगा हम लोग मंदिर में जाते हैं, अपने भारत के मंदिर में जाते हैं तो कितनी भीड़ रहती है, चल रे चल अंदर चल, अरे सुन नहीं रहा है कि किस प्रकार की आवाज होती, किस प्रकार की भीड़ होती है। और देखिए यहाँ की जो यहाँ का जो वातावरण निर्मित हो रहा है ना, तो यहाँ की वातावरण निर्मित से सही में लग रहा है कि हम लोग जापान के उस प्रार्थना घर में पहुंच गए। और फिर आते ही बाजू में हम सबको कुर्सियों पर बिठाया गया, उनकी पूजा शुरू हुई। एक एक सामान को एक एक आदमी कवायद के ढंग पर भगवान और माता पिता के स्थान पर और गुरु की परंपरा के स्थान पर रखता जाता है। एक सूचक सूचना करता है तो बराबर उसी ने उठकर काम करना है, मतलब कोई सूचना भी मिलती है और उस सूचना के अनुरूप हमें काम करना पड़ता है। हमने भी वैसे ही मंदिर में शुभ कामनाओं के साथ कुछ हरी डंगलियां चढ़ाई, उनको बड़ी खुशी हुई। मतलब कुछ ऑफरिंग किया जाता है, ऑफरिंग के लिए फ्लावर्स रखे जाते हैं, तो कुछ चीजें उन्होंने दिखाई दी, तो वो चीजों को उन्होंने ऑफर किए। यह प्रार्थना संस्थापक नाकानो के जन्मदिन की थी। बात वही, जापानी लड़कियों का पवित्र डांस यानी नाच हुआ। बड़ी श्रद्धा पूर्वक सब लोग उसे देख रहे थे। सुना है उनका यह रिवाज ही है, उनके डांस में हंसी मजाक वहां नहीं होती है। बाद में हम सब लोग बाहर आए, फिर परिषद जाना शुरू हुआ। फाउंडर ने, मतलब जो वहां का संस्थापक था, स्वागत का भाषण किया और बाद में मेरे भाषण और परिचय की शुरुआत हुई। अनानायिक्यों की पंचम विश्व धर्म परिषद का उद्घाटन मेरे भाषण से हुआ। आपको एकोत्तरीय प्रश्न मंदिशा में प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि अनानायिक्यों की कौन से विश्व धर्म परिषद का उद्घाटन तुकडोजी महाराज के भाषण से हुआ। तो पंचम विश्व धर्म परिषद का उद्घाटन तुकडोजी महाराज के भाषण से हुआ। तुकडोजी महाराज ने वह भाषण किस भाषा में बोला? फिर हिंदी, इंग्लिश और जापानी। मैं हिंदी में बोला, बाद उसको इंग्लिश में बताया गया और बाद आम जापानी जनता को जापानी में बताया गया। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि अनानायिक्यों की पंचम विश्व धर्म परिषद का उद्घाटन तुकडोजी महाराज के भाषण से हुआ, तो तुकडोजी महाराज के भाषण की भाषा कौन सी थी? कौन सी थी? इंग्लिश, हिंदी और जापानी। उजाला, तुकडोजी महाराज के भाषण की भाषा कौन सी थी? वाक्य क्लियर नहीं हो रहा है बेटिया आपको? देखिए मैं हिंदी में बोला, इसी वाक्य में पूरी चीज आ जाती है, इसी शब्दों के साथ क्या आता है हिंदी में। मतलब देखिए कि अनानायिक्यों की पंचम विश्व धर्म परिषद का उद्घाटन तुकडोजी महाराज के भाषण से हुआ। तुकडोजी महाराज के भाषण की भाषा हिंदी थी।
और फिर उस हिंदी भाषा को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बताया गया और फिर आम जनता के लिए जापानी जनता को जापानी भाषा में बताया गया। क्लियर हुआ यहाँ तक? जी मैम। बस भाषण होते ही लोगों का प्रेम उमड़ा। मैं भी बच्चों की तरह उनके पास जाने लगा। बड़ा प्रेम, मुझको भी वे एक जापानी समझने लगे। अब देखिए ये भी 22 का दिन खत्म हुआ, 23 का दिन खत्म हुआ, अब हम लोग चलते 24 तारीख को, परिषद का दूसरा दिन। सबके आग्रह से प्रथम मेरा भजन खंजरी की आवाज शुरू हुई। बेचारे जगह ही जगह डोलने लगे।